कोई बोलता है 30%, कोई बोलता है 40% कट। तो पहले सीएम इस बात का जवाब दे कि लोग उन्हें 40% पे सीएम कहते हैं, इसका जवाब उनके पास क्या है। तो असम प्रदेश में भी आप लोग को ऐसा कुछ नज़र आया, ऐसा कुछ लोग हैं क्या जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करते हैं, पार्टी के खोखला करते हैं अंदर से? 84% पॉपुलेशन को उन्होंने बेनिफिशरी में डाल दिया, 16% बची है। क्या विकास कर रहे हैं 10 साल से। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जनता का आशीर्वाद मिला, तो 2026 में पूरे प्रदेश के स्मार्ट मीटरों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। 1.5 करोड़ जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी का उन लोगों ने बना दिए हैं, 1.5 करोड़ लगभग। नमस्कार, दि क्रस केन्द्र विशेष অনুষ্ঠানলৈ মই দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি হৈছে কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনোজ চৌহান। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক পদত আছে আৰু অসমৰ সহপ্ৰভাৰী পদত আছে মনোজ চৌহান। আৰু মনোজ চৌহানৰ পৰা আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ বিষয়ে আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। चौहान जी, स्वागतम करते हैं हमारे इस অনুষ্ঠান। थैंक यू। और आपसे पहला मेरा जो सवाल है, ये सवाल यही है कि आप लोगों ने बजट देखा है, असम विधानसभा में जो बजट दाखिल किया गया है, उस बजट में डीबीडी का कितना ज़्यादा जिक्र किया गया है, उसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी इतना सारा कर दिए गए हैं। तो उसके बाद कांग्रेस का स्ट्रेटजी क्या होगा? जैसे कि सीएम ने बोला कि हाँ, उन लोगों ने 26 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर ये चुनावी बजट है, लेकिन मैं दूसरी तरफ बात ले जाऊंगा। सीएम पहले जवाब दें कि पिछले 4 सालों में उन्होंने क्या किया। पिछले 4 सालों में यहाँ क्या हुआ है। असम में एक चार्जशीट है सीएम पर, पहले सीएम उसका जवाब दें। चुनाव तो 1 साल बाद है, पहले जवाब दें कि जो सिंडिकेट राज चल रहा है, चाहे कोला हो, सुपारी हो, पान हो, मछली हो, सैंड हो, लैंड हो, रोड्स हो, ब्रिज हो, सब में जो 40% कट चल रहा है ना, सीएम का, सीएम के परिवार का, सीएम के राइट लेफ्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका, पहले उसका जवाब दें। सीएम पहले ये जवाब दे कि जो 40% पे सीएम, मैं अब तो पूरे न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश में मैं लगभग घूम रहा हूँ, हर जगह सिंडिकेट राज की चर्चा है। और लोग कह रहे हैं कि कोई बोलता है 30%, कोई बोलता है 40% कट। तो पहले सीएम इस बात का जवाब दे कि लोग उन्हें 40% पे सीएम कहते हैं, इसका जवाब उनके पास क्या है। जो लूट मचा रखी है पूरे असम में यहाँ का जो युवा रोजगार घूम रहा है, और बहुत सारे युवा जो है ड्रग्स के उसमें आ गए, उनके पास रोजगार नहीं। उनके लिए उनके पास क्या प्लान है। जो ये आपने भी कहा कि पूरा बजट जो है बेनिफिशरीज पर, तो आपने जो बोला कि 40% कट सीएम बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको आपके हिसाब से? 40% पे सीएम, 40% पे। बताना चाहूँगा ये जब बीजेपी का राज था कर्नाटका में, अभी जो पिछला चुनाव था, तो वहाँ के सीएम को लोग इस तरह से बोलते थे, जैसे सीएम का चेहरा देखते थे वो ये 40% पे सीएम, 41 मतलब बच्चे बोलने लगे थे। वही हाल असम के मुख्यमंत्री का है, हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी लोग 40% पे सीएम बोलना शुरू कर दिए। अभी 1 साल बचा हुआ है, देखिएगा क्या होगा। फिर मेरा जो क्वेश्चन था ये है कि 1.5 करोड़ जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी का उन लोगों ने बना दिए हैं, 1.5 करोड़ लगभग। असम का जो मोट जनसंख्या है जो 3.5 करोड़। मैंने देखा है बजट, पढ़ा है बजट। 84% पॉपुलेशन को उन्होंने बेनिफिशरी में डाल दिया, 16% बची है। क्या विकास कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल से क्या विकास कर रहे हैं, जब वो 84% जो पॉपुलेशन है उसको वो बीपीएम में डाल रहे हैं। बीजेपी सोच रहे हैं कि वो अपना वोट बैंक है, तो कांग्रेस कैसे आएगी या अपोजिशन कैसे सत्ता में आ सकेगी?
जो विकास है वो पूरा संतुलित विकास होता है, बैलेंस्ड। और रही बात जो उनके इस तरह के लोक लुभावने वादे हैं, कितना ज़मीन पर उतरता है आप भी जानते हो कि उन्होंने बात की थी कि वो डेली वेजेस देंगे गार्डन के लोगों को। जब उनका चुनाव घोषणा पत्र था उसमें कहा था 351 रुपीज़ देंगे। कितना दे रहे हैं अभी तक? 250 रुपये। पहले वो पूरा कर दें, पहले वो पूरा कर दें ना। कांग्रेस ने कहा था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 रुपये देंगे गार्डन के टी टाइप गार्डन काम करने वाले लोगों के लिए। अब इनका क्या है? अभी भी 250 मिल रहा है, आप पता कर लीजिए। तो 351 का वादा नहीं पूरा हुआ, पहले उस वादे को पूरा करें। कुछ ना कुछ वो लोगों ने चुनावी लुभावना वो लोग दे रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा जो सवाल है, बीजेपी जो कर रहा है वो तो दूसरा है। 5,000 रुपया जो 5,000 रुपया इस बार बजट में देने के लिए घोषणा किया है जो टी ट्रैप्स को, वो 351 नहीं किया, वो दूसरा बात है। लेकिन 5,000 पर डे बेस, मैंने क्या कहा, इनकी आज से 4 साल पहले कही गई बात पूरी नहीं हुई। ये तो अभी बोल रहे हैं ना, कल 2 दिन पहले बोल रहे हैं। 4 साल पहले जो बात की थी पहले उस बात को, उन वायदों को पूरा करें। दूसरी बात, मैं पूरे प्रदेश में देखता हूँ, मैं लगभग 5 महीने से काम कर रहा हूँ, लोगों में इतना आक्रोश है स्मार्ट मीटर को लेके, क्योंकि गरीब आदमी के लिए जो उसका बिल पहले 200-300 रुपये आता था, अब बिल आ रहा है 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, कहीं 2,500 रुपये। और ये सारा खेल इसलिए चल रहा है कि वो अदानी का स्मार्ट मीटर है। अदानी इनको फंड देता है और ये उसके स्मार्ट मीटर पूरे प्रदेश में लगवा रहे हैं और पूरे प्रदेश के गरीबों को चूस रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले इसका जवाब दें कि उसके लिए क्या प्लान है स्मार्ट मीटर के लिए। क्या गरीबों को बिजली मुफ्त दे सकते हैं सीएम? क्या ये स्मार्ट मीटर हटा सकते हैं सीएम? तो उसके लिए क्या, आपने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, चुनावी बजट है और बेनिफिशरीज, तो पहले क्या स्मार्ट मीटर का जो बिल 1,500-2,000 रुपये देने में जो दिक्कत हो रही है वो कौन है? वो तो गरीब आदमी है ना। तो यही मुद्दा रहेगा आप लोगों 26 के चुनावों के मद्देनजर रखते हुए, यही क्या चुनाव, क्या मुद्दा लेकर आप लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 साल बाकी है। मैंने क्या कहा, मुद्दे बहुत, अभी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होगा। पार्टी पूरे असम के लोगों से मिल के पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। असम के लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बीच जाके बात करके पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पहले से तय हैं, मैं बताना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जनता का आशीर्वाद मिला, तो 2026 में पूरे प्रदेश के स्मार्ट मीटरों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि हम तेलंगाना और कर्नाटका में जहाँ हमारी सरकार है, वहाँ हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हमने वादा किया और पहली कैबिनेट में फैसला लिया, तेलंगाना में भी और कर्नाटका में भी, आप पता कर लीजिएगा। तो उसी तरह से हम आसाम के गरीब परिवार के लिए 250-300 जो भी यूनिट बिजली पर मंथ वो फ्री देंगे। और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के स्मार्ट मीटर्स जो लगाए हैं अदानी के, उसको उखाड़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार फेंक देगी। मेरा दूसरा सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमने पिछले चुनाव में देखा है कहीं कहीं पर भी अपोजिशन अलायंस में वो इतना ताकतवर नहीं होने के कारण कहीं कहीं बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो अपोजिशन चुनाव हार गई थी, हमने देखा है। तो इस बार 26 के पहले जो अपोजिशन अलायंस को लेकर क्या आपका ख्याल है? क्योंकि एक हमारे यहाँ के जो एक बुद्धिजीवी है डॉक्टर हिरेन गुहा के नेतृत्व में यहाँ पे एक अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या ख्याल है उसका कितना फ़ायदेमंद होगा और किन किन को आप साथ रखेंगे, तो इसको लेकर आपको क्या ख्याल? देखिए, जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी का हमेशा से ये विश्वास रहा है और वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। जो सेकुलरिज्म पे और सोशल जस्टिस पे जो पार्टियां यकीन करती हैं और जो प्रो पुअर, प्रो फार्मर और प्रो दलित, प्रो बैकवर्ड, तो इस तरह से जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको साथ लेके चलने की जो पार्टियां बात करती है, जो सेकुलरिज्म की बात करती है, एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, समावेशी राजनीति की बात करती हैं, उन तमाम पार्टियों को हमेशा हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने साथ
लेके चलने की बात की, उसमें आपको ध्यान होगा उन्होंने उसकी शुरुआत भी की और अभी भी उनकी यही सोच है, वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं और लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ लेंगे। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ये स्टेट की हमारी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है उसका अपना प्रस्ताव होगा और उस प्रस्ताव पर कांग्रेस नेतृत्व विचार करके फैसला करेगा। एक सवाल था वो पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बोले कि जो कांग्रेस में रहकर जो लोगों ने बीजेपी पर काम कर रहे हैं उन लोगों को पार्टी से निकल देना है, 30 हो या 40 हो जो भी हो सभी को निकल देना है और उसको पूरा सख्त एक्शन लेना है उन लोगों के अगेंस्ट में। तो असम प्रदेश में भी आप लोग को ऐसा कुछ नज़र आया, ऐसा कुछ लोग हैं क्या जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करते हैं, पार्टी के खोखला करते हैं अंदर से? मैं स्पेसिफिक नाम तो नहीं जानता ना मैं कह सकता जब तक हमारे पास कुछ ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारे नेता ने बात कही है, राहुल जी खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं और राहुल जी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और एलओपी है। राहुल जी ने जो बात कही है, हम तो कार्यकर्ता हैं, तो राहुल जी की बात कही गई बात तो लागू होना ही है और सब ये लागू होने वाला है। मैंने क्या कहा कि मैं स्पेसिफिक नेम पे मैं नहीं जाता, लेकिन जो राहुल जी ने कहा है, जो राहुल जी की मंशा है, जो सोच है कि जब ऐसे लोग होने चाहिए पार्टी में कि जब उनके हाथ कटे तो कांग्रेस का खून दिखना चाहिए, अभी राहुल जी ने गुजरात में कहा है। निश्चित तौर पर जो राहुल जी की सोच है, जो उनकी लाइन है, वही हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की लाइन है। हमने देखा है कि राष्ट्रपति इलेक्शन में देखा है, बहुत सारे इलेक्शन में देखा है, कई बार क्रॉस वोटिंग हुआ है और सभी को कुल मिला के देखने से देखता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी 2-4 क्रॉस वोटिंग हुआ है उन लोगों को। लेकिन उन लोगों को कौन थे वो लोग, उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, उन लोगों को पहचाना नहीं गया? देखिए उस वक्त मैं था नहीं, दिलौर भाई उस टाइम तो हम थे नहीं, हम तो अभी आए 5 महीने पहले, तो मैं इतना ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने कहा है, जो उनकी सोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, जैसा वो हम लोगों को निर्देश देते हैं और जैसा कि अभी उन्होंने गुजरात में बात कही है, पहले भी कई बार उन्होंने कहा है, गुजरात में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब हाथ कट जाए तो मैं खून कांग्रेस का निकलना चाहिए। पार्टी में रह के लोग ईमानदारी से पार्टी की जो सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो लाइन है, उस पर काम करना चाहिए। उस पर हम आज कार्यकर्ता उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। कुछ दिनों में एक चीज़ चर्चा में है कि आप लोगों का जो सभापति को लेकर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर चर्चा पे है, वो शायद नया कोई अध्यक्ष को लाने जाने वाला है। गौरव गोगोई जी का नाम भी सामने आ रहा है, तो उसी को चेंज होने वाला है? देखिए मैं तो सह प्रभारी हूँ प्रदेश का और इस तरह के फैसले बड़े फैसले हैं और ये फैसला पार्टी नेतृत्व, पार्टी हाईकमान करता है। आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय एलओपी राहुल जी और लीडरशिप का फैसला है, उस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। कभी कभी हम देखते हैं जो अलायंस में, जो अपोजिशन अलायंस जब होता है, पिछले बार भी हमने देखा है, तो कांग्रेस के ऊपर एक एलिगेशन लाते हैं। छोटे मोटे दो जो पार्टी है वो लोगों ने एक एलिगेशन लाते हैं कि अलायंस तो रहता है, पूरा गठबंधन हो जाता है, लेकिन आखिर में कांग्रेस मोड़ जाती है, उन लोगों को टिकट नहीं देती है, सीट नहीं देती है, तो इसलिए अलायंस का गठबंधन वो सक्सेस नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए तो इस बार क्या है आप लोगों का ख्याल? देखिए ये पूरी प्रक्रिया चलती है। हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, वो अपनी बात रखते हैं, हमें इतनी सीट चाहिए, हम अपनी बात रखते हैं, हमें इतनी सीट चाहिए। एक बातचीत है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम डायलॉग्स में बिलीव करते हैं। हम बीजेपी और मोदी और शाह की तरह नहीं है कि एक फरमान जारी हो गया और उसी पे फैसला हो गया। तो हम बैठ के बात करते हैं अपने अलायंस पार्टनर्स से, खुल के बात करते हैं, उनकी अपनी बातें, हमारी अपनी बातें, फिर उस पर जो बीच का रास्ता निकलता है उसको अमल करते हैं। सीटें कम बेसी, कोई एक सीट हम छोड़ दिए, एक सीट वो छोड़ दिए, कि एक सीट वो ज़्यादा ले लिए, एक सीट हम ज़्यादा लिए, ये एक प्रक्रिया है और उसको हम लोकतांत्रिक तरीके से मिल बैठ के तय करेंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। तो इस बार 26 को लेकर आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मेनली स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? जो 26 के इलेक्शन का, आसाम प्रदेश के जो इलेक्शन रहेगा उसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा?
मैंने फिर आपको बोला था कि बीजेपी वालों ने जो डायरेक्ट डीबीटी के जरिए इतना सारा बेनिफिशियरी लोग यहाँ पे बना लिए हैं, तो उन लोगों को अपनी तरफ का खींचना कितना संभव होगा, आप क्या सोचते हैं? देखिए, क्योंकि उन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है अपने अकाउंट में। आप सबसे बड़ी बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी इस असम में, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश का सबसे भ्रष्ट सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, लेकिन हम जब सुने तो ये हुआ, करे कितनी बड़ी बात थी। उस टाइम लोगों को लगा कि राहुल जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन आज जब मैं आया असम पिछले 5 महीनों में, तो ये बात मैं इतना सुन रहा हूँ कि मेरे कान पक गए सुनते सुनते कि सच सही मायने में देश का सबसे भ्रष्ट सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का करप्शन, सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा ये भी है कि उनका जो एरोगेंस अहंकार है, उसको यहाँ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये धरती, असम की धरती बहुत प्यार से लोग रहते थे और वो इस पीस में और इसमें बिलीव करती। तो ये बड़े मुद्दे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पूरी पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी मैं समझता हूँ कि पब्लिक लाइफ रहने लायक है ही नहीं। उनका व्यवहार, उनकी जुबान इतनी खराब है, और साथ साथ करप्शन तो समझिए कि आकंठ डूबा भ्रष्टाचार में चीफ मिनिस्टर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और रही बात बेनिफिशियरी की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि हमारे जहाँ जहाँ सरकार है, हम बोलते नहीं हैं, किसी बोल दिया वो गारंटी है, वो राहुल गांधी जी गारंटी और मोदी की गारंटी नहीं है कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, सारा काला धन वापस आ जाए। कुछ हुआ क्या? वो राहुल गांधी जी गारंटी है। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जैसा कि हमने तेलंगाना और कर्नाटक में किया। निश्चित तौर पर हम भी यहाँ जैसा वहाँ नारी सम्मान योजना के तहत हम महिलाओं को कहीं 2500 कहीं 3000 रुपये हर महीने देने की बात वहाँ भी किए। यहाँ भी हम करने की कोशिश करेंगे। अभी फाइनली तैयार नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर ये बात है। हम जो हमारे टी गार्डन के लोग, उनको पहले भी राहुल जी ने कहा था कि 400 रुपये उनको पर दिन दिहाड़ी का, तो वो हमारा वही है स्टैंड। हम स्मार्ट मीटर के बारे में आपको बता चुके कि हम 250 से 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आसाम में रखेंगे और सारे अदानी के स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये कुछ जरूरी बात है। और हाँ, एक बात और, जो गैस सिलेंडर की बात है, गैस सिलेंडर यूँ आप देखें कितना यहाँ अभी भी, क्या बजट बात की है? क्या बजट में गैस सिलेंडर बात की है? तो उन्होंने बात किसकी की, किस बात की? 1200-1300 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, ब्लैक में हुआ तो 1400-1500 मिल रहा है। हम तेलंगाना और कर्नाटक में 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं पर मंथ। एक बार 500 रुपये का गैस सिलेंडर हम अपनी महिलाओं को दे रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। हमारा अपना अभी घोषणा पत्र तैयार नहीं हुआ है, अभी हम उस पर काम शुरू होगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है हेमंत बिस्वा शर्मा का आकंठ डूबा भ्रष्टाचार। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज करने के लिए, प्रत्याह्वान देने के लिए आपके पास ऐसा कौन सा लीडर आप खड़ा करेंगे जो हेमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज करेंगे? मैंने क्या कहा, ये तो पार्टी हाईकमान, पार्टी नेतृत्व तय करेगा। और कांग्रेस पार्टी कभी भी पहले से सीएम डिक्लेयर करके नहीं जाती है चुनाव में। आपने देखा होगा, तमाम राज्यों के उदाहरण है। हम कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ते हैं, उसके बाद विधायक दल की क्या राय होती है और उस पर हाईकमान क्या फैसला करता है, उस पर होता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको ये थोड़ा समय प्रेस को देने के लिए। यह আছিল মনোজ চৌহান, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আৰু অসমৰ সহপ্ৰভাৰী মনোজ চৌহানে কৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতিয়েই হ'ব মূল ইছ্যু, আৰু কংগ্ৰেছে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীক আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয়। নিৰ্বাচনৰ পাছতে তেওঁলোকে বিধায়িনী দলে নিৰ্বাচন কৰে কোন হ'ব তেওঁলোকৰ নেতা। পৰৱৰ্তী সময়ত আন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আমি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ম। আপোনালোকে চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।